अच्छा, लास्ट टाइम जो करा था उसमें कोई डाउट है आपको? नहीं? पक्का? क्योंकि हमने जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशंस और प्रिंसिपल्स पढ़े थे, यही आपको आगे जाकर मतलब हेल्प करेंगे जब हम प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। क्लियर? हमने उन्हीं स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। क्लियर? क्योंकि अभी तक जितना भी आपने ग्रेड 11 ट्वेल्थ में पढ़ा है वो एकेडमिक्स का पार्ट था, बट अब आप एक प्रोफेशनल स्टडी करने जा रहे हो, तो हमारे काम में हम जो भी काम करेंगे उसमें हमारा एक अकाउंटिंग एथिक्स होने चाहिए। उन चीज़ों को फॉलो करते हुए हमें काम करना है। क्लियर? अगर कोई चीज़ डेबिट हो रही है तो उसके पीछे आपको सो मेनी रीजंस पता होने चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि आपने गैस कर लिया जैसे 11th में करते थे कि परचेज खर्चा तो कर लिया। आपको अभी पूरा का पूरा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन होना चाहिए कि अगर ये डेबिट हो रही है तो इसका बैलेंस शीट तक का क्या इफेक्ट रहने वाला आगे जाकर। समझ आई बात? अब आपने आज तक सिर्फ आपने एक जर्नल एंट्री की होगी, परचेज टू कैश, है ना, जब आप जर्नल एंट्रीज पढ़ते थे। लेकिन बेटा जर्नल एंट्रीज भी बड़ी प्रकार की होती हैं, एडजस्टमेंट एंट्रीज होती हैं। अब जैसे डेप्रिसिएशन की एंट्री है तो डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है? डेप्रिसिएशन टू एसेट अकाउंट। बट डेप्रिसिएशन में एक एंट्री और भी आती है, प्रॉफिट एंड लॉस टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है? फिर एक एंट्री और आती है जिसमें हमारा डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो ये सारी एडजस्टमेंट एंट्रीज होती हैं और ये किसको फॉलो करती हैं? अकाउंटिंग एथिक्स को फॉलो करके चलती हैं। क्लियर? और ये सिचुएशनल बेस्ड होती है टोटल। तो अभी हम करने वाले हैं, हाँ, फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशंस हमने पढ़ ली थी कल, जिसमें हमने गोइंग कंसर्न सीखा था, अक्रूवल और कंसिस्टेंसी सीखा था। तो बताएंगे जरा आप मुझे, क्या थोड़ा रिवाइज करवाएंगे क्या होता है गोइंग कंसर्न, अक्रूवल और कंसिस्टेंसी? हम्म? हाँ, वो अज्यूम कर लेते हैं, इट इज अज्यूम दैट कि भाई जो बिजनेस है वो मतलब कभी भी हमारा लिक्विडेट नहीं होगा, कभी भी बंद नहीं होगा, वो चलेगा, है ना। तो ये होता है गोइंग कंसर्न। कंसिस्टेंसी, जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज रेंडर होती हैं, ठीक है, उनको हमने रोजाना रेगुलर बेसिस पे क्या करना है? फॉलो करना है। ठीक है? अक्रूवल, अकाउंटिंग सिर्फ कैश बेसिस पे रिकॉर्ड नहीं होता, अकाउंटिंग अक्रूवल बेसिस पे भी होती है हमारी। ठीक है? तो फ्यूचर जो एक्सपेंस और इनकम्स होती है हमने उनको भी क्या करना होता है? रिकॉर्ड करना होता है। क्लियर? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करें अगर हम, तो अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करें, ठीक है, तो क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एम? वैसे तो मैंने आपको जो सिखाया था लास्ट क्लासेस में वो तो ये सिखाया है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हमें दो चीजें पता चलती हैं। एक तो हमारी इनकम स्टेटमेंट का पता चलता है, दूसरा हमारा पोजीशन स्टेटमेंट का पता चलता है। इनकम स्टेटमेंट पता करने के लिए हम क्या करते हैं? याद आया कुछ? इसको थोड़ा इधर ले लेते हैं। फाइन, जिसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल फाइनल अकाउंट। ठीक है? फाइनल अकाउंट से हमें दो चीजें पता चलती हैं। पहली चीज कौन सी पता चलती है? इनकम, दूसरी पोजीशन। एक्सपेंस कहां से आ गया? इनकम और पोजीशन। इनकम पता करने के लिए हमें दो अकाउंट बनाने पड़ते हैं, ट्रेडिंग, पीएल एंड, और बैलेंस। पोजीशन पता करने के लिए हमें बैलेंस शीट बनानी पड़ती है। क्लियर है? ट्रेडिंग बनाएंगे तो क्या पता चलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट। प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे तो क्या पता चलेगा? बैलेंस शीट से हमें क्या पता चलेगा? ठीक है? एसेट्स, लायबिलिटीज, ये सब पता चलता है। तो आई डोंट थिंक सो कि इससे ऊपर ज्यादा ब्रीफ करने की मुझे जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इससे क्लियर पता चल रहा है कि हमारा पैसों का भी पता चल रहा है और
बिजनेस में हमारा क्या नाम है, मार्केट में कितनी पोजीशन है, वो भी पता चलेगी। क्लियर है? तो ये माइंड मैप बना के रख सकते हो आप अपने पास, ठीक है, बना लो अगर आपने बनाना है माइंड मैप। हो गया? ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो एम है पढ़ लेते हैं जरा, क्या लिखा उन्होंने थ्योरी में। द एम ऑफ अकाउंटिंग इज टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड टू अ सर्टेन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एंटिटी। वही हो गया, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस आपको पता चल गया कि क्या बात कर रहा हूं मैं, इनकम की बात हो रही है, ठीक है, और पोजीशन मतलब बैलेंस शीट की बात हो रही है। एंड टू कम्युनिकेट द रेलिवेंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द इंटरेस्टेड यूजर ग्रुप्स। समझ आ, कौन यूजर ग्रुप? दो प्रकार के यूजर्स हमारे, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। क्यों बताना है उनको? मैंने ये बता दिया भाई, उनको पता चलेगा तभी तो वो हम पे विश्वास करके हमें पैसा देंगे ना। और अगर गवर्नमेंट एजेंसीज को नहीं बताएंगे तो ब्लैक लिस्ट कर देंगे हमें वो बिजनेस से। तो हमें अपना डेटा तो देना पड़ेगा, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर बेसिक मीन्स थ्रू विच द मैनेजमेंट of an entity make public communication of the financial information along with the selective quantitative detail। quantitative detail क्या होती है? जब रिपोर्ट्स बनती है एट द एंड तो आप पूरी उनको जीएल थोड़ी ना देते हो, आप उनको जर्नल थोड़ी ना देते हो, आप उनको क्या पकड़ाते हो? सीधे आप उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट पकड़ाते हो, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स पकड़ाते हो, उसी पे हमारा सब कुछ क्लियर हो जाता है। क्लियर? दे आर स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन। स्ट्रक्चर मतलब बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको पता ही है। रिवाइज शेड्यूल 3 कंपनीज एक्ट 2013, उसमें क्लियर हमें पता है बैलेंस शीट में इक्विटीज एंड लायबिलिटी वाला जो हेड रहता है उसमें सब चीजें क्लियरली दिखती हैं हमें, और नोट टू अकाउंट से और क्लियर हो जाता है ना। टू हैव टू रिकॉर्ड ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शन, आल्सो डिटरमाइन वेदर ऑल दीज ट्रांजैक्शन रिजल्टेड इन ईदर प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड। ऑल द एंटिटीज विल प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जैसे क्या क्या बोलते हैं इसको हम, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट एनालिसिस का पार्ट रहता है, बाय फॉलोइंग अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल्स कन्वेंशन व्हिच हैज ऑलरेडी बीन डिस्कस इन डिटेल, जो हम पीछे लास्ट लेक्चर में पढ़कर आए हैं। समझ आ गई बात? तो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? तो बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है पहला, अंडरस्टैंडेबिलिटी। ठीक है, क्या होता है? जो भी आप तैयार करोगे वो इजीली अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, समझ आना चाहिए, बैलेंस शीट पढ़नी आनी चाहिए, ट्रेडिंग अकाउंट से समझ आना चाहिए कि क्या ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, नेट प्रॉफिट क्या होता है। जितना कॉम्प्लिकेटेड रिपोर्ट्स बनेगी उतना ज्यादा हमें समझ नहीं आएगा और उतना मुश्किल हो जाएगा इंटरप्रेट करना और कम्युनिकेट करना। एम आई क्लियर? ठीक है, उसके बाद आता है हमारा रेलिवेंस। अननेसेसरी इंफॉर्मेशन डिसीजन मेकिंग में हेल्प नहीं करती। तो जितनी भी रेलिवेंस इंफॉर्मेशन रहेगी अकाउंटिंग रिपोर्ट जनरेट होने के बाद, जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वही डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। क्लियर? एग्जांपल मैं दे देता हूं आपको। अगर हमें अपनी एसेट्स लायबिलिटी का पता है तो हमें पता चलेगा ना कि अभी हमारी एसेट कितनी डेप्रिशिएट हो रही है, और हमें कौन सी एसेट्स हैं जो स्क्रैप करनी है, या ऐसी कौन सी एसेट्स हमें जो दोबारा नहीं खरीदनी पड़ेंगी। हमें ये भी पता चलेगा अपनी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी से कि वर्किंग कैपिटल की क्या पोजीशन है ना। और हमें सॉल्वेंसी का भी पता चलेगा कि हमने कितना लोन देना है, और हमारी रीपेइंग कैपेसिटी क्या है, हमारे कितने इनडायरेक्ट खर्चे हुए हैं, हमारे ओवरहेड्स ज्यादा हैं कि डायरेक्ट खर्चे ज्यादा हैं। तो ये सारी क्या है? रेलिवेंस इंफॉर्मेशन है। इन्हीं के ऊपर मैनेजमेंट क्या लेती है? डिसीजन लेती है। क्लियर हुआ आपको? समझ आ गया मैंने क्या बोला? तो आप पढ़ोगे तो जो मैं बोलना चाहता हूं वो आपको समझ आ जाएगा कि क्या बोला। ठीक है, रिलायबल। रिलायबिलिटी का मतलब होता है, क्या होता है बेटा?
थोड़ा चले यार, है ना, थोड़ा थोड़ी देर तो रहना चाहिए रिलायबल डेटा, जिसकी मतलब थोड़ी ड्यूरेबिलिटी ज्यादा होती है, कह सकते हो, है ना, कि डेटा थोड़ा रिलायबल होता है। जैसे बात करें इसमें, टू बी यूजफुल इंफॉर्मेशन मस्ट बी आल्सो रिलायबल। इंफॉर्मेशन हैज द क्वालिटी ऑफ रिलायबिलिटी व्हेन इट इज फ्री फ्रॉम द मटेरियल एरर्स एंड बायस। गलतियां ज्यादा होंगी तो वो क्या लगेगा, पायरेटेड वर्जन लगेगा कि नहीं? अगर सही होगा डेटा तो हमें ओरिजिनल डेटा लगेगा। स्टैट्स पढ़ा होगा आपने, पता होगा प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा, तो प्राइमरी डेटा क्या होता है, रिलायबल होता है। सेकेंडरी डेटा क्या होता है, अनरिलायबल होता है, वो वन टाइम यूज होता है। लेकिन ये डेटा हम कंपैरिजन के लिए 2-3 साल तक यूज करते रहते हैं, सही है ना। जैसे अभी फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है हमारा, 25-26, अब अगला साल आएगा 26-27, तो 26-27 में 25-26 का डेटा रेलिवेंस रहेगा, क्यों, क्योंकि कंपैरिजन में हेल्प होगी। रिलेबिलिटी समझ आया, रिलायबल क्या होता है बेटा, आया क्लियर, समझ आया, ठीक है जी। जैसे इन्होंने बोला भी है यहाँ पे, इंफॉर्मेशन में बी रेलिवेंट बट सो अनरिलायबल इन नेचर और रिप्रेजेंटेशन that its recognition may be potentially misleading. For example, if the validity and amount of a claim for damages under legal action against enterprises are highly uncertain, it may be inappropriate for the enterprise to recognize the amount of the claim in the balance sheet. सही बात है ना ये, समझ आया क्या, कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका कोई डैमेज हुआ, कोई नुकसान हो गया, ठीक है, और उसके बाद आपने क्लेम, आपने क्या करा, फाइल करा, क्लेम फाइल करा, तो आपको पता नहीं है कि आपको कितना अप्रोप्रिएट पैसा वहां से रिकवर होगा, तो वो बैलेंस शीट में हम शो नहीं कर पाएंगे ना, करोड़ इनकम में जो हमें कितना पैसा आएगा वो हम बता नहीं सकेंगे, तो वो डेटा फिलहाल के लिए रिलायबल नहीं रहता हमारे लिए। तो रिलायबल डेटा क्या हुआ, जो एक्चुअल हमें पता चलेगा, क्योंकि हमने बात ही कल की थी ना इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी मेजरमेंट, हम इमोशंस पे बात नहीं करते, हम प्रेडिक्शंस पे बात नहीं कर रहे, है ना। कंपेरेबिलिटी, फाइनेंशियल पोजीशन ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करती है, जैसे आइडेंटिफाई ट्रेंड्स इन द फाइनेंशियल पोजीशन, परफॉर्मेंस, कैश फ्लो, और आप लास्ट ईयर 12th में पढ़कर भी आए हो बड़े अच्छे तरीके से, कॉमन साइज, कंपैरेटिव, कैश फ्लो। तो उससे क्या पता चला, उससे हमने ये देखा कि हम 2 सालों में तरक्की कर रहे हैं, डूब रहे हैं, सरवाइव कर रहे हैं, या ग्रोथ कर रहे हैं, या हमारा बिजनेस प्रॉफिटेबल है भी है कि नहीं। आई बात समझ। तो डेटा जो होता है वो कंपेरेबल होना चाहिए, ये ना हो कि इतने एरर्स हो, इतनी गलतियां हो कि वो डेटा हम कंपेयर ही ना कर सकें किसी के साथ, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा 4 क्वालिटेटिव प्रिंसिपल्स, the 4 principal qualitative characteristics are understandability, relevance, reliability and comparability. उसके बाद 5वां कौन सा आता है इसमें, मटेरियलिटी। तो ये हमने पढ़ा था, the relevance information is affected by the materiality, information material if its misstatement, omission or erroneous statement could influence the depends on the size and nature of item, error judged in a particular circumstances of its misstatement. Materiality provide a threshold or cut off point rather than being primary qualitative characteristics which with information must be with useful. देखो मटेरियलिटी अगर हम मिस स्टेटमेंट करेंगे, इसलिए अकाउंटिंग जो है मटेरियलिटी पे फॉलो होता है कि जो चीजें हमारे सामने एक्चुअल पड़ी हैं हम उनको फॉलो करें, ठीक है। मैंने 10 रुपए खर्च करे हैं तो मैं 10 रुपए लिखूंगा, मैं उसमें ये नहीं लिखूंगा कि मुझे मतलब 10 खर्चा तो मैं वहां पे 15 शो कर दूं और बाद में पता चले कि वो खर्चा बढ़ गया बिजनेस में और उससे मिस रिप्रेजेंटेशन हो गई। तो जो मटेरियलिटी का मतलब कि जो एक्चुअल हमारा चीज सामने है हम उसको रिकॉर्ड करें मटेरियलिटी को, ठीक है। उससे क्या होगा, एक हमें अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन मिलेगी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंट करने के लिए। क्लियर है। उसके बाद आता हमारा फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। फेथफुल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या हुआ, रिलायबिलिटी के अंडर ही है। टू बी रिलायबल इंफॉर्मेशन मस्ट बी रिप्रेजेंट फेथफुली द ट्रांसैक्शन एंड अदर इवेंट इट आइदर purports to represent a could be reasonable expected or represent. Thus example, balance sheet should be represent faithfully the transaction or other event that result in assets and liability. कहने का मतलब ये है हमें जब भी रिपोर्ट्स बनानी है तो हमें उसके साथ ईमानदार होना पड़ेगा, आज्ञाकारी होना पड़ेगा। अगर हम नहीं होंगे तो हम अपने बिजनेस को कभी भी एक्चुअल में जान नहीं पाएंगे कि एक्चुअल हमारा बिजनेस कहाँ लाई कर रहा है, कहाँ फॉल कर रहा है। नींद आ रही है अश्वित। तो एक्चुअल जो बिजनेस हमारा किस में फॉल कर रहा है वो नहीं पता चल पाएगा हमें, ठीक है। तो इसलिए
जो भी हम काम करें वो हमें बिल्कुल ईमानदारी से करना होगा और बिल्कुल रूल्स को फॉलो करते हुए करना होगा, क्योंकि अगर हम गलत रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो कभी भी समझ नहीं पाएंगे कि हमारा बिजनेस किस में है, सर्वाइवल में है, लॉस में है, ग्रोथ में है या एक्सपेंशन में है। ठीक है, इसलिए आपको फेथफुल रिप्रेजेंटेशन देनी होगी। उसके बाद क्या आता है, सब्सटेंस ओवर फॉर्म। ये पढ़ाया था मैंने लास्ट टाइम भी आपको, ठीक है, दोबारा पढ़ लेते हैं। इफ इंफॉर्मेशन इज टू रिप्रेजेंट फेथफुली, अगर इंफॉर्मेशन हम फेथफुली रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, जैसे इन्होंने बोला ट्रांसैक्शन एंड अदर इवेंट्स दैट इट purports to represent, it is necessary that they are accounted for, presented in accordance with the substance and economic reality, not merely their legal form. The substance of transaction other events is not always consistent with which apparent from their legal and contrived form. For example, where rights and beneficial interest in unmovable property are transferred, but the documentation and legal formality are pending, the recording, acquisition, disposal would be in substance represent the transaction entered to. हाँ, ये भी बात सही है। अब फॉर एग्जाम्पल जब आप प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन करते हो, इसकी एग्जाम्पल के अकॉर्डिंगली कुछ बना रहा हूँ मैं, जब आप प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन करते हो, आपके पास कोई प्लांट मशीन पड़ी हुई है, ठीक है, तो आपकी उसकी जो मार्केट वैल्यू आपने अज्यूम कर ली कि इसकी इतनी है, ठीक है, लेकिन लीगल पेपर के अकॉर्डिंगली अगर आप उसको अगर देखें तो वो कम पड़ रही है या फिर ज्यादा पड़ रही है, तो हम क्या करेंगे, हम किसको फॉलो करेंगे, लीगल को फॉलो करेंगे कि हम अपनी अकाउंटिंग को फॉलो करेंगे? हम एक्चुअल जो हमें चाहिए जितनी वैल्यू जहाँ जितनी रिक्वायर्ड है वो उस वैल्यू को क्या करेंगे, हम फॉलो करेंगे। तो इसलिए बोला गया सब्सटेंस ओवर फॉर्म। ठीक है, इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि जैसे फॉर एग्जांपल वेयर राइट्स एंड बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन एन इनमूवेबल प्रॉपर्टी आर ट्रांसफर्ड बट द डॉक्यूमेंटेशन एंड लीगल फॉर्मेलिटी अभी पेंडिंग है, द रिकॉर्डिंग ऑफ द एक्विजिशन डिस्पोजल, जिसको क्या बोलते हैं ट्रांसफरी एंड ट्रांसफर रिस्पेक्टिवली, वुड बी सब्सटेंस, वो पहले मैंडेटरी हो जाएगा हमारे लिए रिकॉर्ड करना, बाद में हम देख लेंगे लीगल फॉर्मेलिटी क्या है। ठीक है, जैसे कभी कभार होता है आप लोन लेने गाड़ी लेने जाते हो शोरूम में, तो आपको गाड़ी पकड़ा दी जाती है, तो जो भी पेंडिंग फॉर्मेलिटीज होती है वो बाद में देख ली जाती है। आई बात समझ? तो पहले सब्सटेंस देखा जाता है ना कि फॉर्म देखा जाता है। आई बात समझ? चलो जी नेक्स्ट देखो, न्यूट्रलिटी क्या होता है, टू बी रिलायबल द इंफॉर्मेशन कंटेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट बी न्यूट्रल, ये फ्री होना चाहिए और बायस, मतलब इसमें कोई पर्सनल आपका मतलब नहीं होना चाहिए, ये फ्री फ्रॉम ऑल बायस होना चाहिए। अगर आप इसमें अपना पर्सनल बेनिफिट ढूंढ रहे हो तो ये कहीं ना कहीं मिस रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी आपकी, इसलिए डेटा हमेशा न्यूट्रल होना चाहिए। आपने जर्नल बनाई, लेजर के बाद आपने समराइज किया, तो जो अप्रोप्रिएट तरीका है आपने उसके अकॉर्डिंगली ही अकाउंटिंग को मेंटेन करना है। आई बात समझ? इससे क्या होगा, आप डिसीजन और जजमेंट को इन्फ्लुएंस कर पाओगे ताकि आपकी जो डिटरमाइंड रिजल्ट ऑफ आउटकम है वो आपकी अचीव हो सके। लास्ट पॉइंट देख लो, दे इन्फ्लुएंस द मेकिंग ऑफ अ डिसीजन और जजमेंट इन ऑर्डर टू अचीव प्री डिटरमाइंड रिजल्ट और आउटकम। ठीक है, समझ आ गया? प्रूडेंस, प्रूडेंस मैंने आपको पहले भी बताया था लास्ट टाइम, जो भी बिजनेस की अनसर्टिनिटीज होती हैं, लॉसेस होते हैं, उनको सहारा देते हैं। जैसे आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा था ना, वो दो चीजें होती हैं हमारी, लास्ट में पढ़ी थी, अकोमोडेटेड बिल, अकोमोडेशन ऑफ बिल्स, अकोमोडेटिंग बिल्स क्या होते हैं, याद है कुछ? लास्ट में एक चैप्टर था आपका फॉरेन एक्सचेंज वाला, उसमें पढ़ा था हमने, भूल गए? जिसमें लॉस होता है एक, और लॉस को रिकवर करने के लिए अकोमोडेशन बनाई जाती है। तो सेम चीज है, प्रूडेंस भी हमें हेल्प करता है। जैसे probable useful of life plant and machinery and warranty claim may be occur, uncertainties are recognized, the disclosure of their nature extend to exercise of the prudence in the preparation of financial statement. Prudence is the inclusion of a degree of caution in the exercise of judgment needed in making the estimates required under condition of uncertainty. Assets and income are overstated, liability expenses are not understated. Exercise of prudence does not allow, for example, creation of hidden reserves and excessive provision. तो जो भी आपका नुकसान होता है, जो आपको पता है सर्टेन है या अनसर्टेन है, आप उनके लिए क्या कर लेते हो, प्रोविजन एंड रिजर्व्स क्रिएट करके रख लेते हो पहले से ही। तो वो लॉस को क्या कर रहा है, बचा रहा है, प्रूडेंस कर रहा है। ठीक है तो ये भी लॉस ही है, बट एटलीस्ट आपको हेल्प हो जाएगी कल को उसको रिकवर करने में, दोबारा से न्यू एसेट परचेज करने में, डेट पे करने में। क्लियर?
फुल फेयर एंड एडिक्यूट डिस्क्लोजर, ये आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर फुल डिस्क्लोजर है ना, प्रिंसिपल्स पहला वाला। तो भाई कुछ भी चीज छुपानी नहीं है, पूरा का पूरा बताना है, हर एक चीज के नोट टू अकाउंट्स होने चाहिए, हर एक की स्टेटमेंट्स होती हैं प्रॉपर, वर्किंग नोट्स क्लियरली मेंशन होने चाहिए, और जो भी रिपोर्ट्स बनाई जाएंगी वो भी क्लियर होती हैं सीए की तरफ से। क्यों सीए साहब, समझ आ गई? जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं, अकॉर्डिंग टू देयर नेचर एंड साइज एंड जियोग्राफिकल लोकेशन जो भी रहते हैं। तो सीए का काम होता है उनको क्या करना, रिपोर्ट्स बनाना उसके ऊपर, ठीक है, समझ आ गया? कंप्लीटनेस, आपको पता होगा जब टीबी बनाते हैं हम तो बड़े सारे एरर्स और पता चलते हैं, हमें गलतियां पता चलती हैं, कंप्लीट ओमिशन, पार्शियल ओमिशन, कमीशन प्रिंसिपल, है ना, कंपनसेटिंग। तो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने से पहले पहले हम क्या काम करते हैं, हम अपने सारे एरर्स को ठीक करने की कोशिश करते हैं, ताकि जब हम फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाएं उसमें कोई एरर ना दिखे। अगर फिर भी टीबी में गलतियां ना दिखे, क्योंकि टीबी मैंने आपको समझाया कि टीबी किसको फॉलो करता है, जीएल को। तो जीएल में कभी कभी क्या होता है, गलतियां होती हैं, तो कभी कभी जो नेचर ऑफ अकाउंट्स रहते हैं जैसे रियल, पर्सनल, नॉमिनल, कभी कभी मैच कर जाते हैं, है ना, तो टीबी भी कई बार गलत हो जाता है, और जो फिर आखिर में एडजस्टमेंट एंट्रीज बचती हैं तो उसको भी हम मैनुअल जर्नल देकर, एडजस्टमेंट एंट्रीज देकर अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्लोज करते हैं, ईयर एंड क्लोज करते हैं। कोई भी चीज छूटनी नहीं चाहिए हमसे, ओमिशन नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई गलती नहीं होनी चाहिए, इसलिए उन्होंने बोला है कंप्लीटनेस। आई बात समझ? अगर कोई चीज आपने बेची है और उसका पैसा आपका लेना बाकी है तो वो किसमें शो करते हो, अकाउंट रिसीवेबल में। अगर आप साल क्लोज होने वाला है, ईयर एंड क्लोज करना है और पैसा नहीं है पे अभी तक किया आपने, अकाउंट्स पेबल शो करेंगे। समझ आ गई बात? इसलिए तो अक्रूवल कॉन्सेप्ट बनाया गया, अजम्पशन बनाई गई है, ठीक है। अब इसको प्रैक्टिकली समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये हमें एथिक्स सिखा रही हैं कि हमने अपनी अकाउंटिंग्स को कैसे करना है। तो फाइनली ये चैप्टर आपका होता है कंप्लीट, समरी आपके सामने है। टेस्ट योर नॉलेज के लिए आप ट्रू फॉल्स इसके अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है। जैसे इसमें क्या लिखा हुआ है, पहला एमसीक्यू देख लेते हैं इसके हम। ऑल द फॉलोइंग आइटम्स आर क्लासिफाइड एज फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन एक्सेप्ट, कौन सा है? वेरी नाइस, ठीक है। हाँ जी बताओ नेक्स्ट वाला। टू प्राइमरी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अंडरस्टैंडेबिलिटी, मटेरियलिटी, रेलिवेंस, रिलायबिलिटी या न्यूट्रलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी। ठीक है, पहले यही पढ़े हमने दो, है ना, रेलिवेंस है ना रिलायबिलिटी, क्योंकि रिलायबल तो हर एक में ही था। कनिका एंटरप्राइजेस फॉलो द रिटन डाउन वैल्यू मेथड ऑफ डेप्रिशिएटिंग मशीनरी ईयर आफ्टर ड्यू टू, किससे पता चला वो? कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी, कंपेरेबिलिटी की कन्वीनियंस से, कंसिस्टेंसी से, ठीक है। परचेज्ड अ कार 5 लाख मेकिंग अ डाउन पेमेंट 1 लाख, 4 लाख रुपए का बिल्स पेबल 60 डे में देना है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ट्रांजेक्शन क्या है, टोटल एसेट इंक्रीज बाय 5 लाख, टोटल लायबिलिटीज इंक्रीज बाय 4 लाख, टोटल एसेट्स इंक्रीज्ड बाय 4 लाख, कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीज लायबिलिटीज ऑफ 4 लाख। क्या करेंगे? सी, क्यों भाई? इफेक्ट डबल एंट्री, ड्यूल इफेक्ट्स है तो डबल इफेक्ट रहेगा इसमें, तो है सी है इसका, ठीक है। क्यों है? क्योंकि जो पैसा हमने पे कर दिया वो तो कैश कैपिटल से चला गया, बट एसेट्स और कैपिटल हमारी दो तरीके से जनरेट हो रही है ना। एक तो लायबिलिटी क्रिएट हो गई 4 लाख की, और 4 लाख की एसेट क्रिएट हो गई, कैश तो कम हो गई ना हमारी। तो अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच से हमें ये पता चलता है कि सी आंसर इसका करेक्ट है। आई समझ बात? अंडरस्टैंडिंग हो रही है आपको क्यों हम कर रहे हैं सब कुछ? ठीक है जी, आगे वाले देख लो। मोहन परचेज गुड्स फॉर 15 लाख, सोल्ड किया 4/5 ऑफ गुड्स अमाउंटिंग 18 लाख एंड मेट एक्सपेंसेस अमाउंटिंग, कितना खर्चा आया? 2.5 लाख ड्यूरिंग द ईयर 2022। ही काउंटेड नेट प्रॉफिट 3,50,000। विच ऑफ द अकाउंटिंग कंसेप्ट वाज फॉलोड बाय हिम? कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा है इसमें? कौन सा कॉन्सेप्ट?
बिल्कुल सही, मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग में मैंने आपको बताया था कि जो हम चीजें कर रहे हैं एक्चुअल में हमें दिखनी चाहिए वो हो रही है कि नहीं, है ना, मैच करनी चाहिए। बिजनेसमैन ने परचेज किए गुड्स 25 लाख रुपए के, सोल्ड किए 80% ऑफ सच गुड ड्यूरिंग द काउंटिंग ईयर 31 मार्च 2022। द मार्केट वैल्यू रिमेनिंग गुड्स कितना रह गया, 4 लाख। ही वैल्यूड द क्लोजिंग इन्वेंट्री एट कॉस्ट, ही वायलेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ, किसने, कौन सा कॉन्सेप्ट उसने वायलेट करा, कौन सा करा, सोच के बताओ। भाई 4 लाख रुपया मार्केट वैल्यू है, बट उसने क्लोजिंग स्टॉक को कॉस्ट पे ही करा, वैल्यूड। और उसने कौन सा कॉन्सेप्ट है जो है वो, मनी मेजरमेंट या कंजर्वेटिज्म, क्या होना चाहिए? अब समझ आया। बट जब मार्केट वैल्यू उसकी 4 लाख रुपए है ना, तो हम क्यों कम शो कर रहे हैं अपने ट्रेडिंग अकाउंट में, हम क्यों कम क्लोजिंग स्टॉक कम शो करेंगे? तो मनी मेजरमेंट को वो फॉलो ही नहीं कर रहा, वो इसको क्यों कॉस्ट पे ले रहा है, क्लोजिंग स्टॉक को। उसको डर है कि भाई मैं अगर इसको सेल प्राइस पे शो कर दूंगा या, तो क्या पता ये सामान खराब ना हो जाए, है ना। तो वो किस पे आ गया, इमोशन पे। इमोशन पे अकाउंटिंग काम नहीं करता, इसलिए मनी मेजरमेंट। आई बात समझ। नेक्स्ट, कैपिटल ब्रॉट इन बाय द प्रोपराइटर इज increase in asset, increase in liability, increase in liability, decrease in asset, increase in asset, decrease in liability। ए वाला आएगा, कैश भी बढ़ गई कैपिटल भी बढ़ गई, अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। ठीक है, इसमें हमारी एसेट्स भी इंक्रीज करेंगी, लाइबिलिटी भी इंक्रीज करेंगी। ठीक है, ये डेबिट होता है और ये क्रेडिट होता है, इसलिए डबल इफेक्ट दोनों आते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन एंटिटी अकाउंटिंग प्रोवाइड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद द बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। क्या है आपका, कंजर्वेटिज्म, मैचिंग, अकाउंटिंग पीरियड, लाइफ टाइम। ये पढ़ा था हमने, याद करो कि एक कंपनी है जो 100 साल से चल रही है, हाँ, तो अकाउंटिंग पीरियड हमें भाई पता तो चलना चाहिए ना कि हमने साल साल के बाद हमें क्या हो रहा है। कॉन्सेप्ट दैट अ बिजनेस एंटरप्राइज विल नॉट बी लिक्विडेटेड इन द नियर फ्यूचर इज नोन एज, वेरी गुड, क्लियर है। तो ये आपके ट्रू फॉल्स मैंने आपको रिवाइज करवा दिए इस चैप्टर के। बाकी जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं वो आप घर से देखना, प्रैक्टिकल नहीं है, थ्योरी है इसमें सारी। तो थ्योरी वाले क्वेश्चंस आप घर से याद करना, प्लस ये चैप्टर भी रिवाइज करना आपने। सैटरडे को आपका टेस्ट होगा, ठीक है। तो ठीक है, इतना रखते हैं आज के लिए, बाकी फिर हम थोड़ा सा लॉ देख लेते हैं, ठीक है।